हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अल्फा जोन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्राइंगल्स। सबसे पहली बात तो ये चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का यही चैप्टर आने वाला है। और दूसरा, ये चैप्टर उतना ज्यादा लेंदी भी नहीं है, क्योंकि जो दो टॉपिक थे जो इसको लेंदी बनाते थे वो ऑलरेडी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन नजर मार लेते हैं आज की क्लास के ओवरव्यू पे कि अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ये क्लास 9th में भी अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था ट्राइंगल्स, वहां पे अपन ने देखे थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और जो क्लास 10th में अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। तो इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो समझेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे सिमिलर फिगर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी से। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनकी शेप और साइज दोनों ही एग्जैक्टली सेम हो। मतलब शेप एंड साइज दोनों ही अगर किसी दो फिगर की सेम है, तो वो फिगर्स कैसी हो जाती है? हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं दो जुड़वा भाइयों का। जैसे अपन को बॉलीवुड में दिखाया जाता है ना कि दो जुड़वा भाई हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम होंगे। अगर एक 6 फुट का है तो दूसरा भी 6 फुट का होगा। दोनों की हेयर स्टाइल भी सेम होती है। अगर एक के 6 पैक एब्स हैं तो अगले के भी 6 पैक एब्स होंगे, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन हमें ऐसा दिखाया जाता है। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप और साइज एकदम एग्जैक्टली सेम हो, ऐसी फिगर्स को हम क्या कह देते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और वहीं अगर अपन बात कर ले सिमिलर फिगर्स की, तो यहाँ पे अपन एग्जांपल ले सकते हैं बाप बेटों का। जैसे अपने इंडिया में कहा जाता है ना कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो ये तो एकदम अपने पापा पे गया है। तो पापा पे गया का क्या मतलब है कि अगर पापा 6 फुट का है तो बच्चा भी 6 फुट का हो जाएगा? नहीं, रहेगा तो वो बच्चा ही, लेकिन उसके जो फीचर्स होंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा? उसके पापा जैसा। तो कोई भी ऐसी दो फिगर्स जिनकी शेप तो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उनको अपन कह देते हैं सिमिलर फिगर्स। तो अब यहाँ से अपन को क्या एक बात पता चली कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सारे सिमिलर फिगर्स तो होते ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वो अपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो अब अपन देख लेते हैं सिमिलर फिगर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? टू फिगर्स और पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मतलब वही फिगर्स, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो कंडीशंस है हमारे पास कि कोई भी दो फिगर्स अगर हमें बतानी है कि वो सिमिलर है कि नहीं। वो दो कंडीशंस क्या है? देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल। और एंड देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब उनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? सेम रेशियो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसका नाम दे दिया अपन ने ए, बी एंड सी, और इसका नाम दे दिया अपन ने डी, ई एंड एफ। ठीक है? तो दो फिगर्स अगर ये एबीसी और डीईएफ को मेरे को सिमिलर दिखाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इनके वो इक्वल करने पड़ेंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल डी के, बी होना चाहिए ई के, और सी होना चाहिए एफ के। मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। और दूसरी कंडीशन क्या है? देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं? AB के कोरोस्पॉन्डिंग है DE, और AC के कोरोस्पॉन्डिंग है DF, BC के कोरोस्पॉन्डिंग है EF। तो ये वाली जो साइड्स हैं वो होनी चाहिए सेम रेशियो में। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में अपन ने पढ़ा था, वहां पर ये इक्वल होनी चाहिए थी, राइट? तब तो हम कहते थे कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना है AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो अगर ये वाली दो कंडीशन कोई भी दो फिगर्स की फुलफिल होती हैं, तो वो दोनों फिगर्स कैसे हो जाएंगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट, ओ सॉरी, सिमिलर फिगर्स। तो अब अपन देख लेते हैं सिमिलर फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपको सर्कल्स का, यहाँ पे दो सर्कल दे रखे हैं।
तो अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं, तो आप कहोगे सर डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। तो ना तो सर्कल में हमें कोई एंगल दिख रहा है और ना ही इसमें कोई साइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पूरी दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर। क्यों? क्योंकि उनका साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एट लास्ट उनकी शेप तो सर्कल ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो सिमिलर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो स्क्वायर दे रखे हैं यहाँ पे, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो आप कहोगे सर डेफिनेशन देखते हैं। तो इन दोनों स्क्वायर के एंगल सारे कितने होंगे? 90। दोनों स्क्वायर के एंगल सारे 90 होंगे, तो एंगल तो इक्वल हो गए। अब सपोज कर लो कि अगर मैं इसको मान लूं 2, इस वाली साइड, ऊपर वाले स्क्वायर की साइड को मान लिया मैंने 2 और इस वाले को मान लिया मैंने 4। तो अगर इसकी एक साइड 2 है तो सारी साइड 2 होंगी और इसकी अगर एक साइड 4 है तो सारी साइड क्या होंगी? 4। तो अब अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालूं, जैसे ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, तो अब अगर मैं ए बी और एस पी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? वो 1/2। और अगर मैं बी सी अपॉन पी क्यू का रेशियो निकालूं तब भी 1/2। और ऐसे अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालूंगा तो 1/2 ही आएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में जितने स्क्वायर्स भी हैं वो सारे कैसे होंगे? अपने सारे सिमिलर होंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो अब ये देखते ही अपन को पता चल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर नहीं है, क्योंकि ना तो इनके एंगल्स इक्वल है और ना ही इनकी साइड्स रेशियो में दिख रही है। ये तो अपन देख के ही बता सकते हैं, राइट? क्योंकि ट्राइंगल्स में एंगल कितना भी हो सकता है, ये तो अपन को पता ही है। तो इसलिए अपन को ट्राइंगल्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी, तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे होंगे? सिमिलर। लेकिन वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले एक छोटी सी थ्योरम है अपनी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो क्या कहती है ये थ्योरम? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मतलब इसका मतलब है कि अगर DE अपन ड्रॉ कर दें पैरेलल टू BC, तो क्या हो जाएगा? ये जो AB और AC जो बची हुई दो साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। इतनी सी बात है। क्या बात है? If DE is parallel to BC, then AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC। तो इतनी सी बात कह रही है ये आपकी थ्योरम। तो ये तो अपन को थ्योरम पता लग गई। अब एक बार अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका प्रूफ है, जो कि 99.9% चांस है कि वो आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। तो अब इसके प्रूफ अगर अपन देखें तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो अपन को छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन एक्चुअली दो है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है इसमें, ड्रॉ BE एंड CD। सबसे पहले तो BE को और CD को ज्वाइन कर दो, BE को और CD को। क्यों कर रहे हैं ये सब, ये मैं आप बताऊंगा, पहले एक बार आप इसका प्रूफ देख लीजिए। और एक दूसरी कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपन ने डाल दिया AE पर और E से डाल दिया अपन ने AD पर। ये दोनों अपन ने डाल दिया परपेंडिकुलर। यहाँ EN और DM ये दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो अब अगर अपन इसको प्रूफ करें, प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले तो अपन को प्रूफ करना क्या है? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो इसके लिए अपन को दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, अगर मैं इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालूं तो वो कितना आएगा? अपन ने केवल इन दोनों ट्राइंगल को ही क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए पहले इनका रेशियो कितना है। ऊपर वाले ट्राइंगल का अपन देखें तो वो है 1/2 इंटू
बेस, तो इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या है? एडी इंटू इसका हाइट कितनी है? EN, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया अपन ने। और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, DEB का अगर अपन रेशियो निकालें तो वो कितना आएगा? वो आएगा हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना है इसका? DB, और हाइट कितनी है इसकी? अगर अपन DBE की हाइट देखें तो वो हाइट तो अपनी EN ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट हमेशा ट्राइंगल से बाहर होती है। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी भी? EN। तो अगर अपन इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो अपने पास कितना आ जाएगा? AD अपॉन DB। तो आई बात आपको समझ में? अपन का लेफ्ट पार्ट तो अपन लिया है AD अपॉन DB। अपन इसलिए अपन ने ये दो ट्राइंगल लिए थे। क्यों? क्योंकि अपन को AD चाहिए था और DB चाहिए था, तो अपन ने ले लिए ये दो ट्राइंगल। अब देखिए, अब अपन को राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए? AE और EC। तो उसके लिए अपन कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? एक तो यही वाला अपना सेम ट्राइंगल हो जाएगा ADE, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा EC के लिए? DEC। तो अगर अपन इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो वो कितना हो जाएगा? देखिए, हाफ इंटू ADE का बेस कितना है इसमें? अब की बार अपन क्या ले लेंगे? AE। अपन के पास दो परपेंडिकुलर है ना, दो हाइट है इस ट्राइंगल की, तो अब की बार अपन ने बेस ले लिया AE, और हाइट कितनी ले लेंगे इस बार? DM। कोई दिक्कत नहीं है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कितना हो जाएगा? DEC, अब इसमें भी सेम कर देंगे, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? EC, और हाइट कितनी हो गई हमारी? अगेन DM। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, हाइट हमेशा ट्राइंगल से बाहर बनेगी। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? AE अपॉन EC। तो ये हमारे पास राइट हैंड पार्ट आ गया और ये वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया। लेकिन अभी हमें इन दोनों को इक्वल भी तो करना है, तभी तो अपन कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो। तो अपन ने इसको तो मान ली इक्वेशन 1, और इसको मान ली अपन ने इक्वेशन 2। अब देखिए, अपन ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, और वो थ्योरम क्या पढ़ी थी? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स जो सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, मतलब दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनका एरिया हमेशा कैसा होता है? इक्वल। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए, ये जो DEB है और DCE है, ये दो ट्राइंगल कैसे हैं? इनका बेस अगर अपन मान ले DE, और पैरेलल लाइंस हो गई DE और BC, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा हो जाएगा? इक्वल। मतलब ये वाला जो अपना है वो ADE, ये तो अपना इन दोनों इक्वेशन में सेम ही है, लेकिन ये जो DBE है, इसका एरिया किसके इक्वल आ गया? DEC के। इस चीज को अपन अब लिख लेते हैं एक बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3rd। सो बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी कैन से दैट AD upon DB is equals to EC upon AE upon EC। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं BPT को। तो चलिए, अब अपन देख लेते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। ये जैसे अपन ने BPT पढ़ी थी, BPT में क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर लाइन है, वो अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो वो बची दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो उसी की उल्टी ये थ्योरम है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कोई भी अगर लाइन है, वो ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली तीसरी साइड के कैसे हो जाएगी? पैरेलल। तो इसका प्रूफ तो नहीं पूछता है कोई, तो अब अपन चलते हैं सीधे कुछ एग्जांपल्स पे। देखिए,
यहाँ पे अपन से पूछ रहे हैं इन गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू बीसी, मतलब यहाँ पे दो फिगर दे रखे हैं अपन को, उसमें है डीई इज पैरेलल टू बीसी है। तो फाइंड ईसी इन फर्स्ट, अगर फर्स्ट वाले पार्ट में अपन को ईसी निकालना है और एडी निकालना है सेकंड वाले पार्ट में। तो सबसे पहले तो हमारी ये बीपीटी से सॉल्व होगा, अपन को देखते ही पता चल रहा है। तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, राइट। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व करें तो उसमें एडी कितना दे रखा है अपन को 1.5 और डीबी कितना दे रखा है अपन को 3, एई अपन को गिवन है 1 और ईसी अपन को निकालना है। तो देखिए अब यहां से अगर अपन ईसी निकालें तो ईसी कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1.5 और इनको काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2। तो ईसी अपन अपने पास कितना आ गया 2। और अब अगर इसका सेकंड पार्ट अपन सॉल्व करें उसमें भी सेम रहेगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो एडी तो अपन को निकालना ही है, अपॉन में डीबी है अपने पास 7.2 और यहाँ पे आ जाएगा 1.8 अपॉन में 5.4। तो एडी अगर अपन निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4, 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12। तो इस यहाँ से अपने पास आ गया एडी इज इक्वल्स टू 2.4। तो इस तरीके से अपन बीपीटी का यूज करके सिंपली इन साइड्स को निकाल सकते हैं। अब अगर अपन देखें एग्जांपल नंबर 2, तो ये क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC देन प्रूव दैट ये। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के अपन को लग तो यही रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा बीपीटी जैसा ही लग रहा है। तो ये है तो बीपीटी का ही पार्ट, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है उसका। कैसे, अब एक बार फिगर बना लेते हैं पहले अपन। देखिए ये क्या कह रहा है कि ट्राइंगल तो अपन को गिवन है ABC, ट्राइंगल है अपने पास ABC और कह रहा है कि इसके पैरेलल अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी D। क्या ड्रॉ कर दी D। तो अब ये यूं बोल रहा है कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AE अपॉन AC। अपन ने बीपीटी में क्या पढ़ा था AD अपॉन DB, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है AD अपॉन AB। तो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो अगर ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी अपन क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सिंपल, ये तो अपन बीपीटी के थ्रू ही कह सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, क्या के ए अपॉन में ए भी चाहिए अपन को। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं कि डी बी अपॉन ए डी कर दूं इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए, तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। तो और अब मैं इसमें प्लस कर दूं 1 दोनों साइड, क्या कर दूं प्लस कर दूं 1 दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा देखिए डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 कर दिया इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं प्लस करूंगा तो ये AD प्लस DB बन जाएगा ना, AD प्लस DB हो जाएगा, AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास EC प्लस AE अपॉन AE। तो अब देखिए AD प्लस DB क्या बन गया अपना, यहां से अपन को क्या मिल गया AD प्लस DB बन गया AB। तो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास EC प्लस AE, मतलब EC प्लस AE क्या बन रहा है अपना AC अपॉन AE। अब इसको वापस से अगर रेसिप्रोकल इसका कर देंगे अपन तो तो हमको मिल जाएगा जो हमसे पूछ रहे हैं, मतलब AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AE अपॉन AC। तो इतना सिंपल है ये क्वेश्चन, बीपीटी का ही पार्ट है, लेकिन अपन बीपीटी के थ्रू ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो डेफिनेशन तो अपन ने पहले ही पढ़ ली थी सिमिलरिटी की। ये दो फिगर्स सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। यहाँ पर
ट्राइंगल बना रखे हैं मैंने। अगर इनको ABC नाम दे देता हूं मैं और यहाँ इसको PQR दे देता हूं, तो एंगल A P के इक्वल होना चाहिए, B Q के होना चाहिए और C R के होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तो अब अपन देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब अब अपन को सारे ट्राइंगल्स में वो सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करनी कि अपन एक एक एंगल इक्वल करेंगे, उसके बाद सारी साइड्स को प्रोपोर्शनेट दिखाएंगे। जैसे अपन ने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में पढ़ा था ना कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे SAS, ASA, और उनको अगर प्रूफ कर देते थे तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते थे? कॉन्ग्रुएंट। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि अगर ये तीन क्राइटेरिया है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अपन को दो ट्राइंगल्स में दिख रही है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो कौन कौन सी है वो प्रॉपर्टीज? सबसे पहले तो है AAA, मतलब अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के सारे एंगल इक्वल हो जाएं, कैसे हो जाएं? सारे एंगल इक्वल हो जाएं, जैसे ये, तो अगर ये सारे एंगल इस वाले इन सारे एंगल्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे हमारे? सिमिलर। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी है SSS, मतलब अ, इसको नाम दे लेते हैं एक बार, ABCDEF। तो अगर इसमें बोल रहा है साइड साइड साइड, साइड 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 का मतलब क्या हो गया? AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन EF, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC अपॉन DF के। अगर ये सारी साइड कैसी हो जाएंगी? प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम कैसे कह सकते हैं? सिमिलर। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो वो है साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो साइड प्रोपोर्शनेट हो जाए, मतलब इफ एग्जांपल ले लेते हैं अपन, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? BC अपॉन EF के। मतलब ये वाली दो साइड्स इन दो साइड्स की क्या हो गई? प्रोपोर्शनेट हो गई। देन ये इनके बीच का जो ये एंगल है, ये दोनों भी अगर इक्वल हो जाए, मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ये है अपने क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और इन्हीं का यूज करके अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने वाले हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल अपन ने लिया है, इन गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS, मतलब PQ जो है वो RS के क्या है? पैरेलल है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल POQ जो है वो SOR के सिमिलर होगा। मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के हमें क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन देखें एंगल इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, एंगल P अगर अपन देखें तो वो एंगल S के इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि PQ पैरेलल है RS के, तो एंगल P इक्वल हो गया एंगल S के। और अगर अपन देखें एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा। एंगल Q एंगल R के इक्वल कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये भी कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल POQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल SOR के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये तीनों अपन ने प्रॉपर्टी दिखा दी, तो अपन कह सकते हैं ट्राइंगल POQ जो है वो सिमिलर होगा। ये साइन होता है सिमिलरिटी का, सिंगल। इस सिमिलर किसके होगा? ट्राइंगल SOR के, बाय AAA क्राइटेरिया। आई बात समझ में? अब एक बात यहाँ पे ये समझना कि अगर अपन ने एंगल P एंगल S के इक्वल कर दिया और एंगल Q एंगल R के इक्वल कर दिया, तो हमारे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल हो ही गए। तो हमें ये तीसरा वाला प्रूफ करने की वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। कि कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है,
तो तीसरा एंगल तो दोनों ट्राइंगल्स का ऑटोमेटिकली सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों का सम कैसा होता है? 180। तो इसलिए हमें 3 एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, एक क्राइटेरिया होता है हमारे पास, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो कोई भी अगर अपन ने 2 एंगल इक्वल कर दिए तो उससे भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने अगले एग्जांपल पे। तो अगला एग्जांपल है, इन गिवन फिगर OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। मतलब हमें ये तो गिवन है और शो करना है हमको कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। तो देखिए, अगर अपन को इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है और इन दोनों को इक्वल करना है, तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले अपन को ये वाली कंडीशन गिवन है। तो OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। लिख सकते हैं। यहाँ से OC लेके मैं लेफ्ट साइड चला गया, OB लेके मैं राइट साइड चला गया। इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB बाय इक्वेशन फर्स्ट। अपन ने ऊपर ही प्रूव करा है इसको तो। और दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल AOD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल COB। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर? तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अपन ने कैसी दिखा दी? प्रोपोर्शनेट दिखा दी। तो अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD जो होगा वो होगा सिमिलर किसके? ट्राइंगल COB के बाय SAS क्राइटेरियन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अपन ने प्रूव कर दिया कि AOD है वो COB के क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D बाय CPST। अब ये CPST क्या है? जैसे अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था CPCT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसी तरीके से अपन सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से अपन ने प्रूव कर दिया कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के। So that's it for today's class. Thank you so much for watching.